हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मीरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परासरण। दोस्तों परासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में क्या होता है? विस्तार होने लगता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। दोस्तों कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा बेरी बेरी नामक रोग होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और बेरी बेरी नामक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से होता है। हमारा अगला सवाल है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों हमसे मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। क्योंकि दोस्तों तारे की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे अनेक मंडलों का सामना करना पड़ता है। और चूंकि सभी मंडल का घनत्व एक जैसा नहीं है जिसके कारण दोस्तों हमें तारे एक निश्चित स्थान में ना पाकर झिलमिलाते हुए नजर आते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि तारे टिमटिमा रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया एक धनायन है। हमारा अगला सवाल है, जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है? अम्ल और जब क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है, तना या मूल वृंत किसके कारण बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व विभाजोत्तक। दोस्तों जो तना होती है और तना की जो मोटाई में वृद्धि होती है तो किसके कारण होती है? वो पार्श्व विभाजोत्तक के कारण होती है। हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और जिससे उस धारा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे पूर्ण तापमान के अनुपातिक है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स का नियम। दोस्तों चार्ल्स का नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की जो मात्रा होती है वो सीधे पूर्ण तापमान के अनुपातिक होता है। हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं हो सकती? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वह कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती। यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समान वितरित हो सकती है, असमान वितरित हो सकती है, परस्पर समानांतर भी हो सकती है, परंतु दोस्तों लंबवत कभी नहीं हो सकती। हमारा अगला सवाल है, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। चूंकि दोस्तों अल्कोहल एक हमारा क्या है? ये हमारा एक अम्लीय पदार्थ है और यह सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है।
हमारा अगला सवाल है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है दोस्तों, अपचयन की विधि काम में लाई जाती है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह कौन से 3 तत्व है जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये तीनों ही तत्व दोस्तों रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। हमारा अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग के प्रकाश में। जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है और वह सबसे कम किस में होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। हमारा अगला सवाल है रिंग रोग रिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है, यह किसके कारण होता है दोस्तों, या किसमें होता है। तो रिंग रोग किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैथिल रोग। दोस्तों सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कूज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण। कूज नलिका का प्रयोग एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण। स्वर्ण पत्र में दोस्तों अल्फा कण के प्रयोग करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। हमारा अगला सवाल है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। जब दोस्तों स्थिर ताप में किसी गैस का आयतन को हम लोग कम करते हैं तो उसका दाब हमारा क्या होता है दोस्तों, बढ़ने लगता है। हमारा अगला सवाल है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु विकृति। जीवाणु विकृति दोस्तों तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला एक सुपर बग है। हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन आभासी फल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेब। सेब आभासी फल का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 44.4%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में 44.4% वन क्षेत्र का अनुपात में होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने खोज की। इसका सही उत्तर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर ए डबराइनर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।